एक ट्रायो बन रहा है पुतिन का, शी जिनपिंग का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। गलवान भी भूल गए, डोकलाम भी भूल गए, वो और जो बॉर्डर क्लैशेस थे ईस्टर्न लद्दाख में, वो भी सारे लोग भूल गए। आज से 6 महीने पहले तक हमको लग रहा था कि भाई अमेरिका हमारा BFF है, तो अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं यार अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हम चाइना की तरफ नहीं जा रहे। चीनियों ने उतने तो नहीं हमारे लोग मारे जितने साले ये पाकिस्तानियों ने मारे हैं। आपके बॉलीवुडिया वगैरह जितने हैं बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो पेशावरी हूँ, मैं तो कराची की हूँ। ऑप सिंदूर में जो चीनी है उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। हाँ बिल्कुल की। गोरे ने भी आपकी अच्छी वाट लगाई है, चाहे वो यूरोपियन हो या वो अमरीकी हो। सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं ना कि एक नई दुनिया उभरेगी। यार ये नई दुनिया 1950 में राज कपूर की फिल्मों में उभर रही थी, वो आज तक नहीं उभरी। पिछले चंद सालों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं चीन के साथ। उसमें उनको पता है कि यार अगर कोई उनके सामने खड़ा रहा था, वो भारत ही खड़ा रहा था, बाकी तो सारे ढेर हो गए। एक जमाना था जब चीन ने प्रपोज किया था 50 और 60 की दहाई में, तब हम लोग घोड़े के ऊपर चढ़े हुए थे तो हमने नकार दिया था। फिर बाद में हमने प्रपोज किए मोर और लेस उसी टाइप की चीजें, वो चीन घोड़े पे चढ़ा हुआ था तो उसने नकार दिया। ये दो देशों के बीच के रिश्ते हैं, ये दो इंडिविजुअल्स के बीच के रिश्ते नहीं है। साले इंडिविजुअल में भी साला एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नहीं घुल मिल जाते यार, कुछ अपने पास रखते हैं। ये कह देना कि भारत के ऊपर क्योंकि प्रेशर पड़ा है इसलिए मोदी का एटीट्यूड बदल गया, ये तो बड़ा आसान है कहना, लेकिन यही चीज चीन के ऊपर भी अप्लाई करती है ना। चीन का क्यों एटीट्यूड बदला है भारत की तरफ? आज से 6 महीने पहले तक तो ये एटीट्यूड नहीं था उनका। टेल मी व्हाट इज द लास्ट इन्वेस्टमेंट दैट द चाइनीज हैव मेड इन पाकिस्तान? कौन सा निवेश किए? जो उनका CPEC का ML1 का प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने बोल दिया हम नहीं पैसे डाल रहे। अमेरिका को तो शायद आप चार्ली बना सकते हैं, लेकिन बाकी लोग, सारी दुनिया अमेरिका जैसी तो नहीं है ना। अमेरिका को तो 20 साल पाकिस्तानियों ने चार्ली बनाया। ML1 is supposed to be the backbone of CPEC। उसकी फाइनेंसिंग ही नहीं अभी तक पूरी हुई और वो बोल रहे हैं कि जी अब हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। बुलेट ट्रेन बना लो बुलेट ट्रेन बना लो। आप जब दुनिया में जाते हैं, आप अपना रेस्टोरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो लिख नहीं सकते क्योंकि कोई आएगा नहीं, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं। ये तो आपकी औकात है। 10,000 बंदा फांसी पे टांग दो डी चौक के ऊपर और कराची पूरे पाकिस्तान में, और ये मुल्क सीधा हो जाएगा। यार ये 5,000 10,000 बंदा है, इसको लाइन में खड़ा करके गोली मार दो, अगले दिन हम लोग स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार। वो 5,000 निकलेगा तो उसके पीछे भी एक तबका बैठा हुआ है ना जो उनकी पोजीशन लेने को वेट कर रहा है। मैं मुजरा करने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे ठीक देना। मैनू नोट विखा, मेरा मूड बना। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ सुशांत सरीन जी हैं। आप सभी जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ही इज द फॉरमोस्ट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट दैट वी हैव और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है या जो इंडिया की वीकनेसेस हैं उनके ऊपर खुल के बात करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग रह गए। मुझे नहीं पता राज्यसभा में कितनी सीटें हैं लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऑलमोस्ट सबको ही चले जाना एक दिन उसी में। सो सर, वेरी वेलकम। एंड सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं SCO समिट से। सबसे पहले तो जो तू मुझे एक तो पहले तूने मेरे को बोला कि फोरमोस्ट, ठीक है, ये बड़ा डिबेटेड टॉपिक है। फोरमोस्ट कुछ नहीं होता। दूसरा, अब तू मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है राजू। अब यहाँ पर ये है कि अगर आप, आजकल माहौल ही हो गया है कि अगर आप बोलो कि यार अगर सरकार की एक नीति है वो ठीक है नहीं है, आप उसकी अगर आलोचना कर दो तो सीधा आपको बोलते हैं अरे तुमको कोई नौकरी नहीं दी इसलिए तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। अरे भैया नहीं चाहिए अपनी नौकरी। बट यू नो, अब वो जो स्पेस है ना कि यार आप एक यू कैन एक सोच विचार करके, हो सकता है हम गलत हो, मे बी हम जिस तरफ से आ रहे हैं हमारी जो राय है वो हो सकता है ना ठीक हो, लेकिन हर एक राय आपको पसंद नहीं आती उसका मतलब ये नहीं है कि यार बंदा कोई नौकरी चाहता है या कोई फेवर चाहता है। तो बट अब ये माहौल बन गया, अब उसका क्या किया जाए। स्टार्ट कर लेते हैं SCO समिट से। 7 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं और हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज। मैं सर इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि सर चाइना अचानक से हमारा दोस्त
बन गया है और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी बेस्ट बडीज हो गए हैं एंड एक ट्रायो बन रहा है पुतिन का, शी जिनपिंग का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। गलवान भी भूल गए, डोकलाम भी भूल गए, वो और जो बॉर्डर क्लैशेस थे ईस्टर्न लद्दाख में वो भी सारे लोग भूल गए, जो आई बॉल टू आई बॉल हमने सब दो डिवीजन अपनी वहां पे डिप्लॉय की हुई हैं। एक तो बताइए एससीओ समिट का हाउ डू यू रीड इट, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, एंड सेकंड ये जो हमारी साइकी है जहां पे हम बिल्कुल कह रहे पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, हमारी मीडिया हो जाती है। सर हाउ डू यू रीड दिस? एक सेंस ऑफ रियलिज्म होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को लेकर। अब जैसे आप अक्सर ये सुनोगे, क्या हम आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? यार विश्वास तो आप अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। विश्वास वाला कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है ना। बेसिकली ये होता है कि आपके इंटरेस्ट हैं कि नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट मैच कर जाते हैं तो आपका विश्वास भी बढ़ जाता है, अगर नहीं करते तो विश्वास भी नहीं बढ़ता। लेकिन हमारे यहाँ पर ये वाली जो हम एक पर्सनल लेवल की रिलेशनशिप्स को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की चीजों के ऊपर, तो वो हम एक बेवकूफी करते हैं, लेकिन वो हम करते रहते हैं। और इस टाइप के और बहुत सारी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने तो एक यही वाला पकड़ा है, ट्रस्ट वाला, क्योंकि मैं बार बार सुनता हूं ये ट्रस्ट वाला वर्ड, तो वो ट्रस्ट वाला कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये कि देखो, मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी ये लगता है कि यार चीनी अब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है, BFFs। आज से 6 महीने पहले तक हमको लग रहा था कि भाई अमेरिका हमारा BFF है। अब वो सडनली ऐसा लगा कि यार ये तो अमेरिका तो हमारे बिल्कुल छुरी घोंप रहा है BFF बन के। तो अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं यार अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हम चाइना की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं जो, और ये मेरी, दिस इज माय रीडिंग ऑफ द सिचुएशन, कि यार एक हम देखिए, जब हमारी चाइना के साथ झगड़ा भी था और मारपीट भी हो रही थी और हमने उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए थे, तब भी अगर आप देखें वैभव, हम वी वर नॉट लुकिंग फॉर अ फाइट, वी वर ट्राइंग टू सेटल अ मैटर्स, ठीक है। क्योंकि आई थिंक भारत के अंदर एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि यार चीन के साथ हमको अगर रहना है इस बॉर्डर पे, हम उनकी धौंस धमकी तो नहीं सहेंगे, उस पर हम बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे। अगर वो फौजें बॉर्डर पे लेकर के आते हैं तो हम भी फौजें लेकर के जाएंगे, वो तमाम चीजें हम सब करेंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी ने अपने ऊपर कोई ब्लिंकर्स लगा रखे हैं कि अब सब अच्छा हो गया। लेकिन एक मोमेंट इन टाइम, और ये अक्सर होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये अक्सर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर भारत कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कि देयर इज अ मोमेंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि यार सडनली एक शिफ्ट आ रहा है। तो आपने भी क्या किया, आपने भी अपने आप को थोड़ा सा रीबैलेंस किया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने रीबैलेंस किया है। अमेरिका के जो स्फीयर था उससे अपने आप को थोड़ा सा निकाल करके कि भाई ये भी एक रीजन है जिसको वी कैन नॉट इग्नोर। अब देखो उसमें एक मजबूरियां भी है हमारी। मजबूरी क्या है कि यार ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। या तो ये होता ना कि नॉर्थ अमेरिका से हम साउथ अमेरिका की तरफ रीबैलेंसिंग कर रहे होते, दैट्स टू फार फॉर अस, इट डजंट मैटर, राइट। लेकिन ये तो हमारी रीजनल है ना। SCO जो अगर आप कायदे से अगर आप देखें तो इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ एशियन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट इवन लाइक ब्रिक्स में भी साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह आ जाता है। यहाँ तो सारे इसी रीजन के लोग जिसको आप क्या वो रिमलैंड हिमलैंड क्या बोलते हैं, वो जो भी वो थियोरीज हैं जो लोग अक्सर, टू साउंड वेरी प्रोफाउंड, दे कीप टॉकिंग अबाउट दैट, बट बेसिकली जो जो एशियन लैंड मास है उसकी जितनी पावर्स हैं उसमें बहुत सारी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हमारा एक पैर इसके अंदर है तो हमारे लिए बेहतर है। वाई शुड वी बी आउट ऑफ दिस ग्रुपिंग? तो एक तो हम वहां पर थोड़ा सा हमने पिवट नहीं किया, लेकिन रीबैलेंस किया अपना, थोड़ा सा वहां पर हम झुकाव देखा, और देखने के लिए कि क्या जिस तरीके से हम दुनिया को देख रहे हैं, क्या चीनी वगैरह भी उसी तरीके से देख रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज ये है कि यार देखो, अब ये जो इमोशनल बात है, लेकिन कि जी चीन ने हमारे साथ ये किया वो किया, बाकी लोगों ने भी किया है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन वो आप पर्सनल वाला नहीं लेके आते। अब हम थोड़ा सा हकीकत पसंद हुए हैं पाकिस्तान को लेकर के, नहीं तो पहले तो पाकिस्तानियों ने हमारे कम लोग मारे हैं। चीनियों ने उतने तो नहीं हमारे लोग मारे जितने साले ये पाकिस्तानियों ने मारे हैं। जितना कत्लेआम भारत के अंदर पाकिस्तानियों ने करवाया, और अभी भी आप देख लो
आपके बॉलीवुडिया वगैरह जितने हैं बोलेंगे नहीं 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 मैं तो पेशावरी हूँ, मैं तो कराची की हूँ, ठीक है ना, हम तो साडा करते लाहौर सी, तो चले जाओ यार लाहौर। तो ये तो अभी भी है ना, आप भी नजर आता है। अच्छा, आपकी जितनी सरकारें आती है वो पहले ये करती थी कि पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, फिर पता लगता था कि नहीं पॉसिबल, तो अब हमने वो शायद त्याग दिया है। लेकिन चीन के साथ हमारे इस तरीके की कटुता कभी भी नहीं थी। इट वाज दो राष्ट्रों के बीच में मतभेद थे, और वो मतभेद भी अगर आप वो जो सीमा विवाद है उसको निकाल दें तो उसके बाद 3-4 चीजों के ऊपर आपके मतभेद हैं जो सीरियस हैं। तिब्बत को ले ले, अब आप कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, ट्रेड वाले इश्यूज हैं, इस टाइप के कुछ इश्यूज हैं आपके। और मैं फिर दूसरा ये भी मानता हूँ कि आप बहुत लोग भाई देखो जी ऑप सिंदूर में जो चीनी है उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, हाँ बिल्कुल की, लेकिन वो समय एक और था, अब एक समय और है। वो 3 महीने में दुनिया काफी बदल गई है। लेकिन जब हम अमेरिका के साथ एंगेजमेंट शुरू कर रहे थे तो क्या अमेरिका ने बड़ी हमारे साथ दोस्ती निभाई थी तब तक? क्या वो अगर आपको PL 480 का गेहूं देते थे तो आपकी साथ ही साथ आपकी मिट्टी पुलिस भी करते थे, वो दिखाते थे आपको। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले जब आपने मार्स का मिशन भेजा था तो आपको दिखाया था कि आप एक गाय लेकर के जा रहे हैं कि जी वो दरवाजे में नॉक कर रहे हैं, हम भी इसके दावेदार हैं। तो इट इज नॉट कि वो आपके साथ बहुत ही उन्होंने कोई दोस्ती यारियां निभाई थी। गोरे ने भी आपकी अच्छी वाट लगाई है, चाहे वो यूरोपियंस हो या वो अमरीकी हो। लेकिन जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े घनिष्ठ थे उसी जमाने में तो आपने अमेरिका के साथ री एंगेजमेंट शुरू की थी। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये रीबैलेंसिंग चलती है। 1990 तक आप रूस के एक लिहाज से अलायंस पार्टनर थे, अलायंस तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन आप उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। फिर 1990 के बाद आपने देखा कि यार दुनिया पलट गई है, तो आपने भी अपनी रीबैलेंसिंग की और आपने पिवट किया अमेरिका की तरफ, और फिर बहुत मेहनत की कि वहां पर रिश्ते बेहतर हो। अब अमेरिका के अंदर एक ऐसा आदमी आ गया जो अपने घर को खुद आग लगाना चाहता है, और आपकी उस आग की लपटें आपके ऊपर भी आ रही हैं, तो अब आप अपने आप को थोड़ा सा दोबारा से रीपिवट कर रहे हैं। अब ये बोलने के बाद मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये सोच लेना कि जो रिक्स का वो है, रिक्स हो, ब्रिक्स हो या SCO हो या कोई भी और जो नई ऑर्गेनाइजेशन, आसियान तो एक अलग हो गया ना, वो तो खैर दैट्स नॉट इवन इफेक्टिव टू दैट एक्सटेंट। लेकिन ये जो नई अलाइनमेंट्स की बात हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना, रिक्स, ब्रिक्स, SCO, इस टाइप की जो चीजें हैं, ये अभी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है। अगर इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो वो जो ग्लोबल ऑर्डर है वो अभी भी वहीं पे है जहां पर आज से 3 महीने पहले था। उसमें वो वो जो आपका भी एक सवाल मेरे ख्याल कहीं ना कहीं दैट क्वेश्चन वाज आपके उसमें जो सवाल आपने किया था उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक बात थी कि ये जो हम रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं यार, ये अभी उतनी कारगर साबित हो नहीं सकती क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक इश्यूज हैं। क्योंकि जिस तरीके का ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें अमेरिकी डोमिनेशन भी है, उनकी मार्केट्स की भी, उनकी करेंसी की भी, उसको कौन रिप्लेस करेगा? क्या चीन करेगा? चीन का वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। चीन अपने लिहाज से एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या वो अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है आज की डेट में विदाउट चेंजिंग इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और अपने आप को दुनिया की मंडी बना ले? दुनिया को अपनी मंडी बनाने की जगह अपने आप को दुनिया की मंडी बनाए ताकि सब लोग बोले कि हमको चीन की मार्केट में जाना। ऐसा तो नहीं है अभी। तो वो जो हम एक सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं ना कि एक नई दुनिया उभरेगी, यार ये नई दुनिया 1950 में राज कपूर की फिल्मों में उभर रही थी, वो आज तक नहीं उभरी। अभी भी वही वाली दुनिया है। तो थोड़ा सा आई थिंक वी शुड बी मोर रियलिस्टिक अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन हाँ, एक रीबैलेंसिंग और एक पुशबैक जरूर आ रहा है।
अब वो कहां तक जाता है, वील हैव टू वेट एंड सी। हमें जो लैंग्वेज भी देखी चाइनीज प्रेसिडेंट का, हमने कल जो जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह भी हुई, और उसमें उन्होंने जो अपनी बायलैटरल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ जो वर्ड्स यूज किए, उसके ऊपर काफी डिबेट हो रही थी कि ही वाज टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप नॉट कॉन्फ्लिक्ट्स, कि हमको लड़ना नहीं चाहिए, हमको आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट देखने चाहिए, ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर के सेंसिटिव होना चाहिए, ना कि डिस्प्यूट्स को लेकर के। तो अचानक से हम ये देखते हैं कि ये चेंज जो है वो चाइना के अंदर भी आया है। सो हाउ डू यू रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बाय शी जिनपिंग कि क्या वो ये टैरिफ्स की वजह से है, क्या उनका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करना बंद कर देंगे, वो आपकी जो टेरिटरी नॉर्थ में क्लेम करते हैं उसको क्लेम करना बंद कर देंगे? डू यू थिंक कि ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, या मीडिया उसको बहुत ज्यादा ओवर रीड करने की कोशिश कर रहा है? आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर रीड भी कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में जा भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जा रहा है, लेकिन जा सकता है। देखिए, एक तो यार ये बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग नहीं बोलते कि टर्की अगर यहाँ पर विजिट करेगा, टर्की वाला, तुर्कों ने सबसे ज्यादा यहाँ पर कत्लेआम किया है सैकड़ों साल पहले, सबसे ज्यादा जो बर्बरता थी वो तुर्कों ने की है, ठीक है। आज वो वही अपने आप को समझते हैं कि हम यहाँ के चैंपियन हैं, लेकिन अगर वो तुर्की वाला आएगा तो हम क्या बोलेंगे? हम यही कहेंगे ना कि जी हमारे बड़े सांस्कृतिक और क्या क्या है वो हिस्टोरिकल कल्चरल पता नहीं क्या क्या सिविलाइजेशनल टाइज है। सारी कौन सी सिविलाइजेशनल टाइज है तुम्हारी इनके साथ, तुर्कों के साथ, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि ये दीज आर बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट्स व्हिच यू से माहौल अच्छा करने के लिए उस टाइम। तो एक तो वो है, तो डोंट गो बिहाइंड दैट। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, चीन के लिए ये जरूर है कि इंडिया के साथ एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप भी रहा है। अगर आप उस एडवर्सरियल रिलेशनशिप को हटा दें तो अगर, आई डोंट नो वैभव आप चीन गए हैं कि नहीं, मैं 2-3 बार ही गया हूं, आपको एक चीज वहां पर महसूस होगी कि कल्चरली और सिविलाइजेशनली, अभी मैं तुर्कों को गाली दे रहा था लेकिन आई एक्चुअली हैव सीन दिस, चीन में रिमार्केबल सिमिलैरिटीज हैं भारत और चीन के कल्चर और सिविलाइजेशन। जिस तरीके का हम लोग का रहन सहन है, सोशल मोर्स हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। लेकिन हमारा एक एडवर्सरियल रिलेशन भी रहा है दो स्टेट्स के बीच में, जो कई बार हो सकता है। लेकिन चीन के लिए आज प्राइमरी या प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? वो अमेरिका है। उनका सबसे ज्यादा जो कंपटीशन या कॉन्टेस्टेशन किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। अमेरिका जब बात करता है कि एक हमको स्ट्रैटेजिक चैलेंज हमारा कहां से आ रहा है, तो वो चीन से आ रहा है, रूस से तो नहीं आ रहा है ना अमेरिका को चैलेंज। भाई रूस अगर देखा जाए तो अबाउट 100 मिलियन 150 मिलियन की पॉपुलेशन है, जीडीपी उनकी अबाउट 1.5 ट्रिलियन की है, भारत की 4-4.5 ट्रिलियन की है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में अगर देखा जाए तो रूस इज नॉट अ पीयर कॉम्पिटिटर टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो चीन है। तो चीन भी ये देख रहा है कि यार अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं वो हमारे को नीचे लगाएंगे, तो वी हैव टू कॉन्टेस्ट दैट। अब उसमें वो ये देखते हैं कि यार ये भारत जो था, ये अमेरिका के साथ इनकी पींगें बढ़ रही थी, क्या हम इसमें कुछ सेंध लगा सकते हैं, क्या हम भारत को आउटरीच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक नजरिया उनका ये हो सकता है। दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि यार हम लोग डटे रहे और अभी भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वी कैन डोमिनेट इंडिया राइट नाउ, वो भी करके देख लें, तो उनको भी पता लग जाएगा कि यार दिस इज अ मग्स गेम। वो शायद उनको रियलाइजेशन है, जो हमारी कुछ पिछले चंद सालों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं चीन के साथ, उसमें उनको पता है कि यार अगर कोई उनके सामने खड़ा रहा था वो भारत ही खड़ा रहा था, बाकी तो सारे ढेर हो गए। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि क्या भारत और चीन अपने के हमारे जो विवाद हैं, क्या हम उनको एक तरीके से सेटल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उसमें द मदर ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स आर द बाउंड्री इशू, ठीक है ना। जो उनके क्लेम्स हैं अरुणाचल में, उनके क्लेम्स अक्साई चिन में है, हमारे क्लेम्स हैं। और मेरा मानना यह है कि एक बीच का रास्ता निकल सकता है, प्रोवाइडेड दोनों साइड चाहें। एक जमाना था जब चीन ने प्रपोज किया था 50 और 60 की दहाई में
तब हम लोग घोड़े के ऊपर चढ़े हुए थे तो हमने नकार दिया था। फिर बाद में हमने प्रपोज किए मोर और लेस उसी टाइप की चीजें, वो चीन घोड़े पे चढ़ा हुआ था तो उसने नकार दिया। 2014 से मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं कि यार ये कुछ ना कुछ एटलीस्ट डिलिनिएट तो कर लो कि आप कहां पर बैठे हुए हो, हम कहां पर बैठे हुए हैं, ताकि इससे आगे पीछे कोई ना हो। वो भी चीन ने नहीं माना। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल निकल सकता है। अगर आप एक नेगेटिव अप्रोच लेकर के चल रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि शायद कुछ निकल सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम ठंडे हो गए हैं कि जी चीन के साथ हमारी भाई भाई हो गए हैं, दोस्ती हो गई है। यार लोग ये नहीं समझते, भारत में अमेरिका और इजराइल की जितनी घनिष्ठ एक गठजोड़ है, उसके बावजूद मोसाद अमेरिका में स्पाइंग करती है और अमेरिका इजराइल पे स्पाई करता है। मोसाद के आदमी को सर उन्होंने फांसी दी अमेरिका में, ठीक है ना, बाकी और कई लोगों को उन्होंने 30-30 साल की कैद दी है। मोसाद वालों ने भी अपने बंदों को कैद दी है 30-30 साल की, ये वो जो अमेरिका के लिए स्पाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको वी शुड ग्रो अप यार, मैच्योर एज अ नेशन ना। हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि यार वैभव में दोस्त भाई हैं तो बस अब सब कुछ ही खुल रहा है हमारा। नहीं है भाई, ये दो देशों के बीच के रिश्ते हैं, ये दो इंडिविजुअल्स के बीच के रिश्ते नहीं है। साले इंडिविजुअल में भी साला एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नहीं घुल मिल जाते यार, कुछ अपने पास रखते हैं। तो हमारे को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर चीन के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ बात जाती भी है, कोई सेटलमेंट की तरफ भी बात जाती है, उसका भी मतलब ये नहीं है कि उसके बाद हमारे को फौजें रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल रखनी पड़ेगी बॉस। जब तक भारतवर्ष है तब तक और चीन है तब तक आपको अपनी सरहदों पे फौजें रखनी पड़ेगी। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। सो आई थिंक वी नीड टू बी रियलिस्टिक ऑफ दिस मोमेंट। क्या ये मोमेंट लोग ग्रैब भी करेंगे या नहीं करेंगे, वी डोंट नो। बाकी जो जहां तक सवाल है कि हाँ चीन के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है ना यार, तभी तो चीन का जो अप्रोच है, जो उनका एटीट्यूड है वो बदला है। ये कह देना कि भारत के ऊपर क्योंकि प्रेशर पड़ा है इसलिए मोदी का एटीट्यूड बदल गया, ये तो बड़ा आसान है कहना, लेकिन यही चीज चीन के ऊपर भी अप्लाई करती है ना। चीन का क्यों एटीट्यूड बदला है भारत की तरफ? आज से 6 महीने पहले तक तो ये एटीट्यूड नहीं था उनका भी बदला है ना यार। तो कोई रीजन होगा ना, उनको भी कहीं से प्रेशर आ रहा है ना, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि यार अगर हम इंडिया के साथ अपना नॉर्मलाइज कर लें तो हमारी पोजीशन ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। तीसरी एक और जो चीज है वैभव, अब शायद मैं इसमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है, आपको पब्लिक स्टेटमेंट्स में तो नहीं नजर आएगा, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ दरारें आपको नजर आ रही हैं, मोस्टली आर्थिक। आप टेल मी व्हाट इज द लास्ट इन्वेस्टमेंट दैट द चाइनीज हैव मेड इन पाकिस्तान? कौन सा निवेश किया है? जो उनका सीपेक का ML1 का प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने बोल दिया हम नहीं पैसे डाल रहे। ठीक है ना, 6-6.5 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था। जो पाकिस्तानी अमरीकियों के पास जाके बोल रहे हैं कि भाई आप ये हमारी माइंस डेवलप करो, ये रिको डिको अब कौन स्पॉन्सर कर रहा है? चीन तो नहीं कर रहा, वो तो अमेरिका और ये वर्ल्ड बैंक और ADB वो कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं इनके लिए। ML1 के लिए भी वो अब वर्ल्ड ADB के पास जा रहे हैं। चीन क्यों नहीं कर रहा है? ML1 तो सीपेक का प्रोजेक्ट था ना भाई, जो मेन लाइन ये बना रहे थे, रेलवे लाइन, तो सीपेक का प्रोजेक्ट था वो, ये तो नहीं कर रहे स्पॉन्सर। तमाम और चीजों में अगर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है कि चीन एक गैप आ रहा है। मे बी दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। भारत से तो जो भी आया भारत में पैसा बना के ही गया है, पाकिस्तान में जो गया पैसा डुबोया है उसने। तो वो भी एक, शायद वहां पर भी सिर्फ भारत ही अमेरिका को रीबैलेंस नहीं कर रहा, चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रीबैलेंस कर रहा है, और पाकिस्तान चीन को रीबैलेंस कर रहा है अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा के। तो ये गेम्स हो रही है यहाँ पर, ये हमारे को नजर आ रहा है, और उसी का ये सिलसिला है जो अभी हम हमारे सामने है। क्या ये किसी स्टेबल सोल्यूशन की तरफ जाएगा? आई डोंट नो, आई कांट प्रेडिक्ट दैट। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपके पास एक अवसर आया लेकिन आप वो उसको गवा देते हैं।
हो सकता है इस बार भी गवा दें, लेट अस वेट एंड सी। अब पाकिस्तान, आपने जो जिक्र किया कि चाइना भी कहीं ना कहीं इसको रीबैलेंसिंग कर रहा है। अब मेरा अगला सवाल भी यही था कि जो चीजें आसिम मुनीर जा करके वहां डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी स्टैब्लिशमेंट को ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जी आप माइनिंग भी आप भी कर लो, हमारे पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स भी जो है वहां गिलगित बल्तिस्तान में और केपी में बहुत है, गैस भी बहुत है, और आप आके करो, माइनिंग करो, पैसे निकालो, कमाओ, ठीक है। तो ये पीटर नवारो जैसे लोग और ये इनके जो एडवाइजर्स हैं उनको लॉबिंग फर्म्स हायर करके उनको जो है कि बोतल में उतारने की कोशिश की जा रही। तो मेरा अगला सवाल यही था कि हाउ इज चाइना गोइंग टू टेक इट एंड इज चाइना गोइंग टू अलाउ, और उसके अपने जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं वो तो ठीक है कि भाई पश्तून भी रजिस्ट करेंगे, बलोच भी रजिस्ट करेंगे, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान। अच्छा, अमेरिकन कंपनीज बिना इंश्योरेंस के तो जाएंगी नहीं, बिकॉज सबसे पहला काम यही करती हैं कि वो सबसे पहले इंश्योरेंस फर्म्स हायर करती हैं, और जो इंश्योरेंस, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है अमेरिका में जो उनको फाइनेंस करेगी या इंश्योरेंस करेगी उनका? तो अगर इंश्योरेंस नहीं होगी तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, तो वो कंपनियां कैसे जाएंगी वहां पे माइनिंग करने? आई मीन दीज आर सम वेरी रियल क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी सारी चीजें ऑफर की जा रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको बेचने की भी कोशिश कर रही है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस में कि जी हम इतना ये कमाने वाले हैं और हमने अल्टरनेट ढूंढ लिया है चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स का, हमें पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गए। वो कितने हैं कितने नहीं है वो अभी प्रूफ भी नहीं हुआ, लेकिन एस्टिमेट जो है कि हमने देखा कि मीडिया में फेंके जाने लग गए कि जी 2 ट्रिलियन के 3 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। 6 ट्रिलियन। So how China is going to look at it? यार देखो यार, ये तो एक तो पाकिस्तानी ना मतलब की बकवास भी बहुत कि हमारे पास ये हमारे पास वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है। इस साल की तो सारी ग्रोथ रेट वैसे ही बाढ़ ने खत्म कर दिया। ठीक है ना, उनका थैंक यू हो गया इस साल। सो लुक, नाउ देयर आर ट्रबलिंग इश्यूज आउट हियर। एक तो ये वो जो आपने बहुत सही बात की कि अमेरिका ने बोल तो दिया कि भाई यहाँ, या पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर कर दिया, लेकिन अमेरिका में ट्रंप ने तो नहीं जाके वहां पर माइनिंग करनी ना। माइनिंग तो अमेरिकी कंपनियों ने करनी है, एंड यू आर राइट कि वो देखेंगे कि वो पहले तो स्टडीज होंगी, फिर डिटेल्स बनेंगे, उसके फीजिबिलिटीज बनेंगी, फिर ये देखा जाएगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, वहां पर कैसे हालात हैं। अगर हम वहां जाते हैं तो कहीं ये ना हो कि जो ब्लड डायमंड्स वाला केस हुआ था कि इतनी वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हो कि आप वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉट दैट अमेरिका को कोई फर्क पड़ता उससे, बट फिर भी एक वो तो होता है ना, अपनी एक इमेज तो रखनी होती है। तो वो बहुत ज्यादा पेचीदगी है उसमें, कौन सी कंपनी जाएगी, कोई अमेरिकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तो है नहीं जो वहां जाएंगे। एक तो वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि पैसा कौन लगाएगा। अभी तक देखो ना कितना $100 मिलियन या कुछ एडीबी ने ऑफर किया। $6 बिलियन चाहिए रिकोडिक के लिए, 6 बिलियन, जिसमें 3-3.5 बिलियन कंपनी लेके आएगी और 3-3.5 बिलियन ये लेके आएंगे पाकिस्तान सरकार। कहां से लाएंगे 3.5 बिलियन? तो 100 मिलियन अभी एडीबी ने प्रॉमिस किया है। वो अब कहां तक जाएगा 100 मिलियन? मतलब इट डजंट गो वेरी फार, डज इट? तो वो इश्यूज है। उसके साथ साथ देखिए चीन का ये है कि चीन पूरी तरह से तो ये नहीं कहेगा कि आप कुछ मत करिए किसी और देश के साथ, वो तो ये नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उनको ये लगा कि भाई ये तो चीज आप हमारे को अंडरकट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो पसंद भी नहीं करेंगे उसको। यू आर राइट। और माय क्वेश्चन विच नोबडी हैज रियली आंसर्ड वो ये है कि यार चीन देखो ना, वहां पर सेंदक की माइंस थी कॉपर की। मेरे ख्याल पिछले 20 या 25 साल में उन्होंने लगभग $3 बिलियन कमाए हैं जो नेट सेंदक से, जो मैंने एस्टिमेट्स देखे हैं। $3 बिलियन 25 साल में क्या होता है यार, रिटेल। दूसरा, सो द चाइनीज हैव ऑलरेडी बर्न्ड देयर फिंगर्स इन पाकिस्तान फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। अब उनके लिए जो इशू होगा वो ये है कि पहली बात कि भाई अगर इतनी रिच माइंस हैं तो चाइना को क्यों नहीं ऑफर की? अगर चाइना को ऑफर की तो चाइना ने ली क्यों नहीं? और अगर आप चाइना को अंडरकट करने के लिए अमेरिका को दे रहे हैं तो हाउ इज दैट गोइंग टू प्ले आउट इन चाइना? तो ये प्रॉब्लम्स अभी तक पाकिस्तानियों के लिए आई नहीं है, लेकिन आगे चल करके आ सकती है। लेट अस सी हाउ दे मैनेज इट। वो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि हम तो दोनों का उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। वो भी कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है।
अपनी तरीके की महाशक्तियां हैं दोनों की दोनों। अमेरिका को तो शायद आप चार्ली बना सकते हैं, लेकिन बाकी लोग, सारी दुनिया अमेरिका जैसी तो नहीं है ना। अमेरिका को तो 20 साल पाकिस्तानियों ने चार्ली बनाया, जो उनके पीठ पीछे वॉर ऑन टेरर जो थी, वॉर ऑन टेरर में, ठीक है, खूब पैसे भी बनाए और दगाबाजी भी की उनके साथ। तो वो चीनी को तो पता है ना ये क्या करते हैं। तो लेट अस वेट एंड सी हाउ दैट प्लेज आउट। लेकिन आपको नजर आ रहा है ना, आज से 5-7 साल पहले अगर आप चले जाते तो एवरीथिंग वाज अप फॉर द ग्रैब्स फॉर द चाइनीज। दे कुड प्रपोज एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। आज क्या हो रहा है? आज पाकिस्तानी अगर कुछ ऑफर भी करते हैं तो चीनी लेते नहीं है। भाई एमएल, तुम तो स्टडी करते हो यार वैभव इस चीज को, राइट? यू टेल मी, ML1 इज सपोज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ सीपेक। उसकी फाइनेंसिंग ही नहीं अभी तक पूरी हुई और वो बोल रहे हैं कि जी हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। अजीब यार, बुलेट ट्रेन बना लो बुलेट ट्रेन बना लो। सी व्हाट सेव्स अस इज हैविंग अ स्टूपिड एनिमी इज समटाइम्स क्वाइट गुड। अगर आपका जो दुश्मन है वो इतना बड़ा क्या हो तो कई बार अच्छा लगता है, मतलब कि ठीक है यार, ये इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। सो यू नो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर अस। बट द ऑलमोस्ट सीरियस नोट, द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स, किसी को पता नहीं है तेल है नहीं है, कहाँ है, कितनी बारी तो ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अभी वो आपके आसिम मुनीर ने आज से चंद महीने पहले बोला था मैं $100 बिलियन लेके आ रहा हूं। पिछले साल बोला 25 यहां से आ जाएंगे, 25 वहां से, 25 यहां से, 25 वहां से, $100 बिलियन। एक तरह $1 मिलियन नहीं आया वहां से। तो इस पाकिस्तानियों की आदत है ये इस टाइप की बातें फेंक दो, देखी जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, संभाल लेंगे पार्टनर। वो वाला एटीट्यूड है, इट डजंट वर्क आउट ना। दीज आर सीरियस इश्यूज, यू हैव टू डील विद देम सीरियसली। बट हर एक चीज अगर हेडलाइन के लिए कर रहे हो तो ठीक है, वो हेडलाइन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी पोल खुल जाएगी। सर आपने जो बात की, जो पाकिस्तानी पंजाबी एक जो एटीट्यूड है, सवारी 90 न 90 स्पीड 190, ये जो जिस मूड में वो रहते हैं कि मतलब हाँ जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, शाम को कढ़ाई खाई जो जाके सो गए। और मतलब कभी वो पाकिस्तान रियासत मदीना बन रहा होता है, कभी वो न्यूयॉर्क बन रहा होता है, कभी वो मतलब कोई डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि यार चलो ठीक है हमने ये बनाया कि चलो, जैसे हमारे यहाँ भी एक मुख्यमंत्री आया था, वो कहता है मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। ठीक है, तो मतलब ठीक बनाया नहीं बनाया, वेनिस तो बना दिया, वेनिस तो बना दिया था, वेनिस तो बना दिया भाई। हाँ, अब कश्मीर के लोग घूमते हैं बारिश के मौसम में। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो कहते हैं ना कि सवारी 90 न 90 स्पीड 190 की, मतलब जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, हम ये भी कर लेंगे, और हम भाई अमेरिका का काम हमारे बिना यहाँ चलना नहीं है। उनको ईरान में भी जरूरत पड़ेगी तो हम ही है, अफगानिस्तान में जरूरत पड़ेगी हम ही है, चाइना के साथ डील करना होगा हम ही है। तो हर एक चीज का अल्टरनेट हम ही है हमारी। और सर इसको तो कुछ नहीं कह सकते ना, इसको डिनाई नहीं कर सकते, उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी तो वो खाते ही है, लेकिन वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी कब तक बिक पाएगी? एंड ये जो एक एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट बना हुआ है, हमने देखा है, आप 70-75 हजार इंडियंस जो है उन्होंने मारे हैं पिछले 30 साल में, मतलब 80s से लेकर के अभी तक। और इंडिया में हम सर नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसीज हम बोलते हैं कि भाई हम इकलौती कंट्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज खत्म की हैं। तो सर जब तक ईस्ट पाकिस्तान था तब तक तो नहीं खत्म कर पा रहे थे ना, तब तक तो वो इंसर्जेंसी चल रही थी, और वो अगर इस पाकिस्तान रहता तो आज तक वहां भी चल रही होती। तो हाउ डू यू थिंक कि मतलब कि हमारा एक तो उनका जो एटीट्यूड है सुसाइडल और एकदम केयर फ्री कि हमारे बिना काम ही नहीं चल रहा, तो क्या क्या रियली दुनिया का काम उनके बिना नहीं चल रहा है? नहीं यार, मैं नहीं मानता ये कि उनके बिना काम नहीं चल रहा। अब आप ये भी देख लो ना, ये जो हम बात करते हैं यार जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर वी टॉकिंग? इन अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट? इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, है ना। मतलब या तो एक होता है कि भाई आपकी एक रेलेवेंस, सिंगापुर की रेलेवेंस है, एक सकारात्मक रेलेवेंस, राइट। बहुत सारे और देश हो सकते हैं, यूएई है, एक सकारात्मक रेलेवेंस है, एक होती है नकारात्मक जो इनकी है। इनकी क्या जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस? अफगानिस्तान में 2 युद्ध हुए, उसमें इनकी रेलेवेंस थी,
उसके साथ इनका क्या हुआ? बहुत पैसा आया जो ये सारा खा पी गए, ठीक है ना, खूब ऐश की उस पैसे की। जर्नैलों ने सबने अपने अपने मकान बना लिए दुनिया भर में, रैंचेस खरीद ली, आइलैंड खरीद लिए, दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क में इन्होंने अपने अपने अपार्टमेंट्स ले लिए। आसिफ जरदारी ने एक शैटू ले लिया फ्रांस में, और बाकी जगहों पे सारा कुछ कर लिया। शरीफों ने, जो बिल्कुल इतने शरीफ भी नहीं है, लंदन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी। ये सबने यही किया, इनके जर्नैलों ने भी यही किया सबने, ठीक है ना। बच्चों को पापा जॉन्स का पिज्जा खरीदवा दिए, उनकी फ्रेंचाइज करवा दिया। आपका वो जो दोस्त था बाजवा, आपकी काफी आ रही थी उसके साथ मेरा ख्याल, आपको वो फोटो भी चिपकाता था। सो इस टाइप के काम किए इन्होंने, ठीक है। तो वो पैसा आया भी, खा पी गए, डगार मार गए। सो माय क्वेश्चन इज कि आपकी अगर एक नेगेटिव रेलेवेंस थी भी, जिसके तहत आपके खूब सारा पैसा आया, आपने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया? भाई वैभव, इनके यहां पर आज की डेट में जो पॉवर्टी रेट है वो 45 से 50% पे है, ठीक है, जो बड़ा है, कम नहीं हुआ। दुनिया भर में पॉवर्टी रेट्स हैव गॉन डाउन, भारत में, बाकी दुनिया भर में। इनके यहां पर बड़ा है। इनके यहां पर आप देखें कि आपकी क्या उपलब्धि क्या है, वो जो आपके पास आपकी जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, जिसकी आप इतनी डींगे मारते हैं। Your universities are the worst in the world. Your people are treated like, pieces of shit wherever they go. आपको सेपरेट लाइन में खड़ा होना पड़ता है, आपकी कैविटी सर्चेस होती हैं, ठीक है। आपके पासपोर्ट की वैल्यू सोमालिया से थोड़ी सी ऊपर है, सोमालिया और यमन के लेवल की आपकी पासपोर्ट की वैल्यू है। आप मुझे ये बताइए ना, ये जितनी डींगे मारते हैं कि हम दुनिया में पता नहीं कहां पर हैं, भाई आपकी रेलेवेंस क्या है? आप जब दुनिया में जाते हैं, आप अपना रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो लिख नहीं सकते क्योंकि कोई आएगा नहीं, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं। ये तो आपकी औकात है। तो आप मुझे बताइए ना कि आपने, जो पंजाबी में कहते हैं, तो लभ्या की, व्हाट हैव यू गॉट आउट ऑफ दिस, राइट? या तो ये होता है ना, ये सब कुछ करने के बाद, ये चालाकियां करने के बाद आप स्विट्जरलैंड बन गए होते। स्विट्जरलैंड ये काम करता था एक जमाने में, आज से 300-400 साल पहले। स्विट्जरलैंड वॉज अ मर्सनरी स्टेट। उनकी जो फौजें थी, दे वर अमंग द मोस्ट फियर्स आर्मीज इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ व्हाटएवर वाज द यूरोपियन वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उनका काम ये होता था कि वो, एज दे यूज्ड टू गो एज स्टॉर्म ट्रूपर्स इनटू अदर कंट्रीज, एंड तो उसका खूब उन्होंने पैसा बनाया। दे बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो या तो आप ये कर लेते, एक मर्सनरी स्टेट बनकर अपने रियासत को इतना मजबूत कर लेते कि आपके वारे न्यारे हो जाते। वो भी नहीं किया आपने। तो आपको मिला क्या है ये करने के बाद? आप what have you become? That is why I'm very skeptical about कि जी हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जियो पोलिटिकल लोकेशन है, वो अगर है भी तो उसका क्या मतलब है? अगर सपोजिंग कल को आपकी जरूरत पड़ेगी, किस चीज के लिए पड़ेगी? कि ईरान की वाट लगानी है, ठीक है, तो आपने ईरान की जब वाट लगाएंगे और वहां पर अस्थिरता फैलाएंगे, तो वही जो आपने अफगानिस्तान में किया, चालाकियां की ना आपने, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? आप ही ने ये बंदे खड़े किए थे ना, आप ही ने फौज और ये लश्कर तैयार किए थे ना, ये जितने जैश, लश्कर, हिज्ब, आप ही ने तैयार किए थे ना, मैंने तो नहीं तैयार किए थे आपके लिए। अब ये आपके गले के पीछे पड़ गए हैं। तो आपको क्या मिला इसमें से? 20 साल आपने तालिबान का समर्थन किया, आज वही वापस मुड़ के आपके पीछे आ रहे हैं कि आपने जिस तरीके से समर्थन किया उसका वो बदला ले रहे हैं। यही आप अगर कल को ईरान के साथ करेंगे, ठीक है, आपको 10, 15, 20 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे। सो व्हाट्स द बिग डील? यहां पर साला एक आईपीओ होता है तो 20 बिलियन डॉलर इकट्ठा हो जाता है यार। मतलब लुक एट द रिलेटिवनेस ऑफ द होल थिंग ना। तो अगर आपको मिल भी गए, 10 साल आपने ईरान के साथ कुछ पंगा किया, उसके बाद मिल गया, फिर ईरान क्या करेगा आपके साथ बाद में? और वो जो अस्थिरता फैलेगी उस सारे रीजन में, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? तो ये चीजें सोच लेनी चाहिए ना, ये पहले जो डींगे मारने से पहले। बट पंजाबियों की आदत ये भी है कि ज्यादा दूर की नहीं सोचते यार, शाम को लस्सी मिल जाए, शराब मिल जाए, थोड़ा मुर्गा वुर्गा मिल जाए, बाकी कल की कल सोचेंगे। तो इफ योर प्लानिंग इज फॉर द नेक्स्ट डे, के अगले हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने की प्लानिंग है आपकी,
आपकी कोई लॉन्ग टर्म विजन 25-30 साल 50 साल की विजन नहीं है, तो फिर यही होगा ना जो आप अभी कर रहे हैं कि यार चलो अभी ट्रम्प आया 3 साल तो है ना, चलो इसको कुछ क्रिप्टो दे देंगे। अब वो किसी को समझा भी नहीं है वो क्रिप्टो ने चलना कैसे है, उसकी बिजली कहां से आएगी, बिजली का दाम क्या होगा, इज इट वायबल, इज इट नॉट वायबल, व्हाट आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट, वो माइनिंग जो आप करेंगे वो किस कॉस्ट पे करेंगे, चाइनीज बिजली पे करेंगे सर, अमेरिकन क्रिप्टो। अब वो कर दिया, चालू कर दिया, वो बेच दिया, सौदा बेच दिया। वही क्रिटिकल माइंस के साथ, क्रिटिकल मिनरल्स के साथ है नहीं है, कितने हैं, वायबिलिटी क्या है किसी को नहीं पता, ऑयल की वायबिलिटी है नहीं है किसी को नहीं पता, बस बेच दिया, बोल दिया। भाई आपने भी सुना था ना कश्मीर में, हमारे यहाँ पर भी हम भी यही काम करते हैं, यहाँ पर हमने बोल दिया लिथियम के पता नहीं कितने बड़े डिपॉजिट्स आए हैं कश्मीर। उसके बाद पिछले 6 महीने मैंने एक शब्द नहीं सुना उसके बाद। आपने सुना है सर मैं तो ये चीज मैंने इंडिया में भी नोटिस की है कि हर 4-5 साल में ना, मतलब कहीं पे गोल्ड माइन निकल जाती है। अभी एक 4-5 साल पहले ये सोनभद्र, जबकि पैंडेमिक के टाइम की बात है, सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न यूपी में, यूज्ड टू बी अ नक्सल हॉटबेड। वहां पे क्या है कि भाई यहाँ पे पूरे ये जो सोन नदी के किनारे जो सारे पहाड़ है, इनमें सब सोना जो है वो डिस्कवर हो गया है। उसके ऊपर 2 दिन पूरी इंडियन मीडिया पागल रही कि इतने बिलियन डॉलर्स का सोना है, इतने ट्रिलियन डॉलर का सोना है। उसके बाद से आज तक मैंने नहीं सुना कि वहां पे सोना है, मिट्टी है, क्या है, कुछ नहीं सुना मैंने। ऐसे ही इससे फायदा नहीं होता ना कुछ। व्हाट इज द पॉइंट? डाइवर्जन है सर, झूठ के ऊपर आप अपनी एक सारी बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं, मतलब हाउ डज इट वर्क आउट? डाइवर्जन है ना सर, डाइवर्जन है ना, लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं अटेंशन कहीं से करना हो तो। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल बाय द वे सर। यार पता नहीं, मैं आई एम नॉट इन, बट यू नो इट डजंट रियली एड अप टू एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे डाइवर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा? सर आप देखिए ना, इमरान खान व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही थी, करप्शन के स्कैंडल्स हो रहे थे, वो शुगर क्राइसिस हुआ, फिर वो आटे का क्राइसिस आया, तो बैक टू बैक चीजें जो है बहुत वर्ष हो रही थी। तो उसने कंपनी बुला ली कि भाई वो ड्रिलिंग करेंगे, और तेल निकल आया कराची के पास। तो उसने सर 1-8 हफ्ते 10 दिन तो किया ना डाइवर्ट। द पॉइंट इज यार, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल होगी तो जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करते ना। वो प्रॉब्लम्स तो आपने सॉर्ट आउट नहीं की। आपने क्या किया यार, अटेंशन डाइवर्ट कर देता हूं जी। वो जो उनका क्या नाम है उसका, वाडा फैसल वाडा, हाँ, कि जी 10 दिन के अंदर देखना लाइनें लग जाएंगी नौकरियों की। कौन सी नौकरियां मिली यार किसी को? ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने अटेंशन डाइवर्ट कर दी 5-7 दिन, बाकी सब चीजें छोड़ के सारे लोग वो नौकरियां ढूंढने निकल गए कि कहां से आ रही है नौकरी। ओके, बट जिस चीज से आप अटेंशन डाइवर्ट करवा रहे थे, डिड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? उस प्रॉब्लम का आपने कोई समाधान किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो वो रिश्ते वो जो घाव था वो जहरीला बन गया। तो इससे फायदा नहीं होता ना। ठीक है, टेम्पररी आपको रिलीफ मिल जाता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम तो नहीं सॉर्ट आउट हुई ना। इश्यू तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का है ना भाई। अगर इन्फ्लेशन है, यू नीड टू एड्रेस द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। अगर जॉबलेसनेस है, यू नीड टू एड्रेस द रीजंस फॉर जॉबलेसनेस। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस कोई आ रहा है तो आप उसका समाधान करिए। वो करना नहीं है, उल्टे सीधे काम करने हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता ना यार। मेरा मानना ये, मे बी दैट इज व्हाई आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। सर फैसल वाडा की आपने बात की, सर फैसल वाडा तो अभी यासिर मुनीर की जितनी शान में कसीदे वो पढ़ता है, एंड व्हाई टॉक अबाउट इट? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो खुद, हिज फादर वाज अ जनरल, ठीक है, हिज फादर वाज अ जनरल, और वो खुद बिलियनेयर है। उसके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टीज उसने बना रखी हैं, दुबई में, लंदन में और कराची में, और उसकी कार का कलेक्शन है, वो उसको शो ऑफ भी करता है, कुछ छुपाता भी नहीं है। एंड सर ये उसकी सर एक बात है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता कि ये भी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पाकिस्तानी माइंडसेट। उसका एक बहुत फेमस उसकी थियरी है कि 10,000 बंदा फांसी पे टांग दो डी चौक के ऊपर और कराची पूरे पाकिस्तान में, और ये मुल्क सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये जो बयानिया है या ये जो नैरेटिव है सर, इसके बायर्स बहुत है पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब में। उससे ये पूछना चाहिए, उस 10,000 में इसका भी नाम है कि नहीं है? बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यस, इवन हिज फादर वाज क्लियरली। ठीक है ना?
अब वो जो बाकी जो जनरलों के बच्चे हैं जो बोलते हैं कि जी हमने अपनी मेहनत से पैसे बनाए, जो वो अख्तर अब्दुल रहमान के बच्चे हैं दोनों, हुमायूं अख्तर और वो दूसरा वाला क्या नाम उसका, व्हाटएवर दैट अदर गाइस नेम इज, दे आर अमंग द रिच ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। गौहर अयूब को देख लीजिए सर, गौहर अयूब, मतलब ये जितने हैं ये, द पॉइंट इज कि इन सबका शुमार होता होगा ना उन 10,000 में, तो ठीक है अगर आप अपना भी नंबर लगा रहे हैं उसमें फिर तो मैं मान लेता हूं। लेकिन देखो यार ये जो होती है ना फैंटेसीज कि वो कत्लेआम कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। ठीक यार, सिस्टम को ठीक करना होता है कि लोगों को मार के आपने ठीक कर लेना है। अगर लोग मार करके आप ठीक हो जाता सारा कुछ, तो फिर तो कब का ये कर लिया होता किसी ने। उससे समाधान नहीं है ना, इट्स अगेन अ डाइवर्जनरी टैक्टिक, इट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है आपने कंट्रोवर्सी कर दी और ये बड़ा इजी सोल्यूशन लगता है यार, ये 5,000 10,000 बंदा है, इसको लाइन में खड़ा करके गोली मार दो, अगले दिन हम लोग स्विट्जरलैंड बन जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार। वो 5,000 निकलेगा तो उसके पीछे भी एक तबका बैठा हुआ है ना जो उनकी पोजीशन लेने को वेट कर रहा है। वो बोलेगा यार ठीक है ये निकल गया। भाई आप जैसे बॉम्बे में या कहीं पे और जहां पर क्रिमिनल माफियाज है, आपने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया तो स्पेस तो खाली हो गई ना बाकियों के लिए आने की, वो आएगा ही ना। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इतना सॉलिड करो, पुलिस को इतनी अच्छा बनाओ कि साला क्रिमिनल सर उठाने से पहले ही क्रश हो जाए। वो करना नहीं है। लेकिन ये 10,000 बंदे को लाइन अप करके मार दो, वो भी करके देख लो, बाकी जो इतना कुछ किया है ये भी करके देख लो, शौक पूरा कर लो, फिर देख लेते हैं आपके क्या हशर होता है उसके बाद। सर एक लास्ट सवाल है कि ये जो पाकिस्तान में एक आर्गुमेंट ये बहुत चलता है कि भाई देखिए हम अपना, अच्छा ये फिगर 10,000 से शुरू हुआ था, 15,000 से शुरू हुआ था, मुझे याद है 2008-9 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब जियो पे, उस समय ARY और जियो 2 ही चैनल थे और कोई चैनल थे नहीं, तो उनपे ये जो भी दिफाई तजिया निगार आते हैं, डिफेंस एनालिस्ट जो कि हर चीज के एनालिस्ट हैं, वो पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जियो पॉलिटिक्स पे, हर चीज के एक्सपर्ट है वो। तो दे डू दिस शेमलेसली, मतलब एक पॉलिटिकल डिबेट में भी एक डिफेंस एनालिस्ट को बिठाने का मतलब बिठा लेना, ये सिर्फ वहीं होता है, दुनिया में कहीं नहीं देखा मैंने। और वो भी पार्टी बनता है उस डिबेट में, जो फौज की लाइन होती है। कारण है ना भाई, दुनिया भर में फौज जो है पॉलिटिक्स में नहीं है ना। इनके यहाँ तो फौज ही पॉलिटिक्स चलाती है, तो वो दिफाई तजिया निगार की जरूरत पड़ती है इनको। तो सर ये 10-15,000 से फिगर शुरू हुआ था कि हमने 15,000 कुर्बानियां दी, हमारे शहीद हो गए, फिर वो बढ़ते बढ़ते 30,000 हुआ, फिर वो 50,000 हुआ, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वो 1 लाख पे पहुंच गया कि हमने 1 लाख बंदा अपना मरवाया और हमने अपनी $200 बिलियन जो है इकोनॉमी का हमने लूज किया। अच्छा सर, उनकी इकोनॉमी का साइज कितना है कि वो $200 बिलियन उन्होंने लूज किया है, ठीक है। और अगर ये वॉर ऑन टेरर नहीं हुई थी तो पाकिस्तान में कौन सी दूध की नदियां बह रही थी। यू हैव बीन टू पाकिस्तान, आप बहुत सारे वहां पे लोगों को आप वहां पे पर्सनली आप मिले भी हैं, जानते भी हैं। मौलाना साहब लोगों के साथ भी आपकी बड़ी रगबत रही है वहां पे। सो मैं ये पूछना चाहता हूं कि डिड दे एक्चुअली लूज $200 बिलियन अकॉर्डिंग टू यू? डिड दे एक्चुअली लूज 100,000 पीपल? और उनका एक जो आर्गुमेंट बाद में आता है कि भाई ये काम जो हम अमेरिका के लिए करते हैं, ये जो डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका हम करते हैं, ये दुनिया में कोई दूसरा करने वाला नहीं है। सो अमेरिका डज नॉट हैव एन अल्टरनेटिव कि भाई हमारे अगर हम नहीं हैं तो अमेरिका के लिए कौन अपने लाख बंदे मरवाएगा, अमेरिका के लिए कौन अपनी $200 बिलियन इकोनॉमी डैमेज करेगा, अमेरिका के लिए कौन अपने यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस झेलेगा, अमेरिका के लिए कौन ये सारी चीजें करेगा। तो सर व्हाट डू यू थिंक? जब ठीक है सऊदी पेट्रो डॉलर नहीं आया था, कोल्ड वॉर नहीं थी, तो अहमदियों को क्या नॉन मुस्लिम उससे पहले नहीं डिक्लेयर किया था? क्या सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट तब नहीं था? नहीं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट तो 50 की दहाई उससे पहले से ही चलते आ रहे, कोई नई बात थोड़ा ना यार। वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट तो आपके लखनऊ में भी होता था, शिया सुन्नी के साथ, जो अभी भी होता है, कुछ हद मतलब काफी हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन एक जमाने बहुत ज्यादा था ना, शिद्दत से। तो एक तो वो है। दूसरा देखो पाकिस्तानियों का ये होता था कि यार देखो हमने इतना कुर्बानियां दी अमेरिका के लिए, हमने पैसे कम मारे। उनको ये नहीं था कि हमने लोग अपने बंदे मरवाए,
इनको ये प्रॉब्लम थी कि हमने पैसे कम लिए। देखो ना, टर्की वाले तो $35 बिलियन मांग रहे थे, हमको 6 में टरका दिया, ठीक है। इजिप्ट वाले जो है उनको आपने पता नहीं $10 बिलियन दिए, हमको आपने, वो जब IMF के पास जाते हैं वो $50 बिलियन का पैकेज लेते हैं, आप हमारे को $3 बिलियन पे सता रहे हैं। हमने इतनी सेवाएं की हैं आपकी, ठीक है ना माई बाप। तो मैंने बंदा भी मरवा लिया, ठीक है, अपनी इज्जत भी नीलाम करवा दी, आपने मेरी कीमत ही इतनी कम लगाई है। उनको ये डर है कि मेरी कीमत कम क्यों लगाई है, उनको ये गम नहीं है कि मेरी नुकसान हो गया या मेरा बंदे मर गए या मेरे इमेज की प्रॉब्लम हुई। मेरी कीमत आपने कम क्यों लगाई, मेरी कीमत तो ठीक लगाओ। दिस इज प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, वेरी क्लियरली, राइट, कि भाई मेरी कीमत आप ठीक लगाओ, उसके बाद जो लेना ले जाओ मेरे से। एक तो ये है इनका। दूसरा ये है कि लॉसेस तो हुए हैं ना यार। आपने जब इस टाइप के युद्ध में जाओगे, अब वो 200 बिलियन है, 50 बिलियन है, 10 बिलियन है, दैट्स अ मैटर ऑफ डिटेल, बट द पॉइंट इज कि आपके यहां पर एक अस्थिरता फैली उससे। ये आप लेके आए थे ना। अच्छा, आप अगर उस युद्ध को जो 2001 में शुरू हुआ अफगानिस्तान में, अगर आप वो चालाकियां ना करते जो आपने की, तो अफगानिस्तान पैसिफाई हो जाता। अफगानिस्तान अगर पैसिफाई हो जाता, वहां पर एक स्थिरता आ जाती, तो वो आपके हित में होती, आपके खिलाफ ना होती। हाँ, आपका कुछ ना कुछ चपकलिश लगी रहती, वो हर पड़ोसी देश के बीच में होता है, लेकिन आपके ऊपर वो विपदा ना आती जो आज आ रही है। ये आप लेके आए हैं, ये वो नहीं लेके आए आपके ऊपर, ये आपने उनके ऊपर थोपी थी, ठीक है। तो इनका जो वतीरा है ना, वो ये है कि हम तो ये पाक साफ है, हम तो वो क्या बोलता है, वो 16 साल की दोषीशा, क्या बोलते हैं, 16 साल दोषीशा, व्हाटएवर, राइट, हम तो वो हैं, आपने हमारा उल्लू बना दिया। अरे भाई ऐसा नहीं था, आप छटे हुए बदमाश थे, आपने अपनी तरफ से अपनी बदमाशी करने की कोशिश की, वो पुट्ठी बह गई। तो दैट इज द रियलिटी, ठीक है ना। अब बाकी ये हमने ये किया वो किया, दैट इज अटर नॉनसेंस। आपने जो कुछ किया उसकी आपको कीमत मिली। आपका प्रॉब्लम यह है कि हमको जो कीमत मिली वो आपने ठीक कीमत नहीं दी। आपने मेरी इज्जत तो नीलाम करी, लेकिन वो थोड़ी उसकी कीमत अगर ठीक लगा देते तो मेरी नीलामी में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। आई एम विलिंग टू सिट इन द मार्केट, मैं मुजरा करने को तैयार हूं, लेकिन पैसे ठीक देना। मैनू नोट दिखा, मेरा मूड बना। इनका तो ये है ना, दैट इज मोटो। पंजाब में तो ये मोटो है ना इनका, पाकिस्तान में, मैनू नोट दिखा, मेरा मूड बनवा, बस वो है। सो दैट इज व्हाट दे आर। सो आई, यू नो, द ट्रेजेडी वैभव इज कि हमने जो शत्रु बोध का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ पर है नहीं। अगर वो होता, मित्रबोध भी नहीं है, मित्रबोध तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शत्रुबोध भी नहीं है। शत्रुबोध ज्यादा जरूरी होता है, मित्रबोध हो ना हो फिर भी ठीक है। वो क्योंकि नहीं है, तो एज अ रिजल्ट हुआ ये है कि हम लोग यू नो, वी शुड हैव मेड मिन्स मीट आउट ऑफ दीज बगर्स। लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं है। हमारे यहाँ पर भी फिर लोग आते हैं कि जी भाई भाई हैं हम, तो एक ही भाषा बोलते हैं, फिर वो पाकिस्तानी जूते मारते हैं तो आपको पता लगता है नहीं यार भाई भाई नहीं है। तो ये हमारी भी प्रॉब्लम है, नहीं तो दिस इज नॉट अ कंपटीशन फॉर अस। सर लास्ट में एक छोटा सा सबमिशन चाहूंगा सर। ये जो टीटीपी का जो ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ठीक है, हम बलोच इशू को नहीं, उससे बहुत बात हो चुकी है। टीटीपी जितनी कैजुअलिटीज इनकी केपी में कर रही है, एंड जिस तरह से वो टेरिटरीज कैप्चर कर रहे हैं, और इनकी जो फेटालिटीज हैं, और जाहिर सी बात है बिना अफगान तालिबान के सपोर्ट के तो नहीं कर रहे। बैत तो जो है कि जो अमीर है टीटीपी का, उसने अफगान तालिबान के अमीर के हाथ में की हुई है, तो उसके आशीर्वाद से ही मार रहे हैं, वो सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, और बहुत इनोवेटिव तरीके निकाल रहे हैं। वो ड्रोन्स, जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स होते हैं, उनको यूज कर रहे हैं बॉम्ब्स ड्रॉप करने के लिए, मिसाइल्स ड्रॉप करने के लिए। जो उनके पास रिसोर्सेज, ऐसा ये था, क्वाडकॉप्टर्स कहीं तो बनते होंगे, कहीं से बन के आ रहे होंगे, कौन उनको सप्लाई दे रहा है वहां पे उन टेरेन्स में, और इनकी ट्रेनिंग हुई होगी टीटीपी वालों की, ये क्वाडकॉप्टर फ्लाई कैसे करना है। वो कस्टमाइज किए गए हैं बॉम्ब्स कैरी करने के लिए, तो किसी ने कस्टमाइज करके प्रोवाइड किए होंगे। तो इनकी जो कैजुअलिटीज हो रही हैं और जो स्ट्रेंथ गेन कर रही है टीटीपी, वो सर जो माई लाइफ विद द तालिबान ज़ईफ एम्बेसडर था, जो मोहम्मद ज़ईफ, मौलाना ज़ईफ, उसने कहा था कि भाई भैंस से भी, भाई ये बैल से भी दूध निकालना होता है इनको, और के मुंह में दो जुबानें। तो सर क्या ये वो जो ज़ईफ या जो अफगान तालिबान के दिमाग में वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना कि वो रह जाती है, जो विश्वासघात इन्होंने किया हुआ है,
तो अफगान तालिबान इज नाउ प्लेइंग द सेम गेम विद द पाकिस्तानीज। ये पहले कहते थे अमेरिका को कि भाई आप अफगान तालिबान से लड़के उड़े बैठ जाओ, हम बात करा देते हैं। अफगान तालिबान अब इनको कहते हैं कि आप टीटीपी से लड़के उड़े बैठ जाओ, हम बात करा देते हैं। सो क्या वो पूरा एक फुल सर्कल नहीं घूम के आ गया? एंड हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ आसिम मुनीर? यार देखो, इट हैज कम फुल सर्कल, इसमें तो मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती। और जो कुछ अमेरिका को पाकिस्तान पट्टी पढ़ाता था या झूठ बोलता था, वही चीजें इनके साथ हो रही। कि आप थोड़ी पेशेंस दिखाओ, हमको थोड़ा समय दो, हम कुछ करते हैं, अच्छा थोड़े पैसे वैसे दे दो, इनको रीलोकेट कर दो, यू नो ऑल ऑफ दैट। एक तो वो है। सो वेरी क्लियरली इनके और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत अब प्यार मोहब्बत वाला नहीं था। और उस समय भी कई लोगों का ये मानना था, जब युद्ध भी चल रहा था अमेरिका के खिलाफ, तब भी बहुत लोगों का ये मानना था कि तालिबान पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में तब तक हैं जब तक ये अफगानिस्तान में काबिज नहीं हो। जिस दिन ये अफगानिस्तान पे काबिज हो जाए और इनकी वो पाकिस्तान के ऊपर जो मजबूरी है वो खत्म हो जाएगी, तो ये पाकिस्तान का भी वही हशर करेंगे जो पाकिस्तान ने इनका किया था अमेरिका के साथ मिलकर। तो दिस इज अ नो ब्रेनर। तो ये तो बात ऐसे यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है। प्लस यार ये देखो, दिस इज नॉट एग्जिस्टेंशियल वॉर नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ अपनी वजूद के लिए लड़ रहा है। ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आफ्टर लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई इस जन्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना और ज्यादा दुश्वार हो जाता है। तीसरी चीज ये, जो इनके टैक्टिक्स हैं, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यार, तो क्वाडकॉप्टर कहां से है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इट डजंट टेक मच टू गेट दोज आर फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट। उसको रिग करने का जो सिस्टम है, वो बहुत सारे ऐसे इनके पास लोग हैं, इंजीनियर्स वगैरह। और ये याद रखना वैभव, बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स या टेररिस्ट ग्रुप्स या जिहादी ग्रुप्स हैं, इनके बीच में बहुत सारा आदान प्रदान भी होता है। टेक्नोलॉजी एक जगह पे या टैक्टिक्स जो एक जगह पर इस्तेमाल हो रही हैं, वो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद दूसरे थिएटर्स में भी वही टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती। तो अगर वही वाली टेक्नोलॉजीज जो हमने सीरिया और बाकी थिएटर्स में देखी हैं, वो अब अगर अफगानिस्तान में टीटीपी या पाकिस्तान में टीटीपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए ये क्यों हो। उससे जो पाकिस्तान की कैजुअलिटीज है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका जो रेशो है वो बहुत हाई है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज तो ये हाइड कर देते हैं, लेकिन वर्चुअली अगर आप नजदीकी से देखें तो वर्चुअली ऑन अ डेली बेसिस 10-12 बंदे मारे जा रहे हैं, और जो इंजर हो रहे हैं वो अलग, जो बाकी एक दहशत का माहौल फैलते जा रहा है वो अलग। अब आप देखिए, कल परसों में आप देखें कि ये ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। सो राइट से लेकर नीचे तक ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं इनकी। इसको कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। अफगानिस्तान वाले में अगर टोटल वो इनको समर्थन मिल भी जाए काफी हद तक, तब भी ये कंट्रोल नहीं होती। तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा सर का दर्द है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल कैसे करें। किसी को भी नहीं समझ आ, फ्रैंकली स्पीकिंग। टू बी फेयर टू पाकिस्तान, अगर इनको नहीं समझ में आ रहा तो वो बात समझ में भी आती है, बिकॉज पार्टली इनकी भी डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं इनके साथ। दिल का एक हिस्सा ये कहता है कि नहीं नहीं यार, ये जो जिहादी हैं तो हमारे भाई, इनका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इनको पूरी तरीके से हम खदेड़ें क्यों, ठीक है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं यार, ये तो हमारी जान के पीछे पड़े हैं, इनको मारो। तो वो भी एक कश्मकश है। एक ही आदमी के अंदर ये दोनों चीजें हैं, सेंटिमेंट्स। तो एक तरफ ये जिहादियों को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ जिहादियों के खून के प्यासे हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो वो एक स्किज़ोफ्रेनिया है इनकी पॉलिसीज में, जो आपको नजर आता है। तो कोई आसान इनके लिए नहीं होगा। बाकी आसिम मुनीर का यार वही होगा जो बाकी सारे तानाशाहों का हुआ है। जब तक उसकी गुड्डी चढ़ रही है तब तक वो चढ़ रही है, तब तक लोग बोलेंगे कि जी नेपोलियन और अलेक्जेंडर के बाद तो आसिम मुनीर आया है। जिस दिन साला इसका वो हिज इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्सेस और खत्म हो जाएगा, उस दिन कहेंगे इससे बड़ा बेवकूफ, अहमक, डिस्ट्रक्टर, डिसीवर कोई भी नहीं था दुनिया में। यही लोग जो बाजवा की कितनी बढ़ाई करते थे एक जमाने में, आज क्या बोलते हैं उसके बाद। यही लोग जो मुशर्रफ की कितनी बढ़ाई करते थे एक जमाने में, आज क्या बोलते हैं मुशर्रफ को। तो डिक्टेटर जिस दिन सर, ये पंजाब वाला सर ये काफ लीग वाले जो है ये कहते थे कि हम मुशर्रफ को वर्दी में जो है 100 बार इलेक्ट करवाएंगे,
आई मीन एक बार ही नहीं करवा सके। हाँ, एक बार नहीं करवा पाए। ये डींगे मारने वाली बात है ना पंजाबियों की, जो पंजाबियों की शान है, ये बोल दो साला, छोड़ दो, फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है, देखी जाएगी बाद में। तो ये वो वाली बकवास है ये, ठीक है ना, टिपिकल लड़ी भगत। तो द पॉइंट इज कि यहां तक है कि भाई ठीक है, अभी ही इज फ्लाइंग हाई, ही इज मैनेज टू यू नो प्रिटेंड करना कि जी मैं जीत गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पल्ले कुछ है नहीं। स्टडी द इकोनॉमी केयरफुली, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, जो चैलेंजेस इनके आ रहे हैं सिक्योरिटी वाले, जो इनके चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं, उसका तो कोई समाधान नहीं है इनके पास। तो वो जब तक चढ़ रही है गुड्डी तब तक चढ़ रही है, फिर एक दिन बो काटा होगा तो गिर जाएगी। जो अगला जनरल होगा उसके बारे में यही सब कुछ सुनोगे जो इसके बारे में सुन रहे हो, कोई नई बात। लेकिन सर देखिए, ये जब आया था तब लोग ये कहते थे ना कि भाई बाजवा तो जर्नलिस्ट को बुलाता भी था और खबरें लीक भी करता था, खबरें प्लांट भी करवाता था, वो 2 नंबर आदमी था, 2 नंबरियां करता था। इसके बारे में कहते थे कि जब ये आया तो ये बिल्कुल मीडिया से बात नहीं करता था कुछ। अच्छा, जैसे इसकी रिटायरमेंट मेरी तिलक देवेश्वर से बात हो रही थी, तब व्हेन ही बिकेम आर्मी चीफ, तब उस समय हमने एक वीडियो किया था, तो मैंने कहा सर ये 6 महीने 7 महीने हो गए, कुछ बोलता ही नहीं है ये। तो ही सेड कि अभी इसकी रिटायरमेंट करीब आने, जैसे रिटायरमेंट करीब आएगी बोलना शुरू करेगा। एंड अब इतना बोल रहा है कि चुप ही नहीं कर रहा। देखो, एक तो रिटायरमेंट वाला, आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि इसको एक्सटेंशन की जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि जो पिछला इन्होंने वो कानून पास किया था उसके तहत तो 5 साल का टेन्योर है। अब वो इसके ऊपर अप्लाई करता है या नहीं करता, उस पर कंफ्यूजन है। तो आई डोंट नो, आई थिंक तिलक साहब का मानना ये है कि एक नई नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसके तहत ही इज नॉट एलिजिबल। तो आई डोंट नो अबाउट दैट। दूसरी चीज ये है कि यार ये हर एक जनरल का ना अपना अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है, दैट इज इमटेरियल कि वो मीडिया से एंगेज करता है या मीडिया से एंगेज नहीं करता, अपनी एप्पल पॉलिशिंग करवाता है नहीं करवाता। पॉइंट ये है कि जब गुड्डी उड़ रही होती है तो सब ठीक होता है, जब वो कट रही होती है तो कुछ भी ठीक नहीं होता। मुशर्रफ का देख लो ना, एक टाइम था बडी, बुश का बडी, और पता नहीं दुनिया भर में यूज्ड टू स्ट्राइड अराउंड, और जब 2007 में जब गुड्डी कटनी शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं, वो नीचे ही गिरती रही, उसके बाद कभी चढ़ी नहीं फिर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड लेट्स होप कि समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ एससीओ। ये ट्रम्पिज्म जो चल रहा है वी कम आउट ऑफ इट। लेकिन सर ट्रम्प को भी आइडिया नहीं है, हमारे यहाँ सर जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो सर वो ऐसा पेपर वर्क में फंसाएंगे ट्रम्प को कि ट्रम्प की भी समझ में आएगा नहीं। ट्रम्प को ये आइडिया नहीं है, हमारा मीडिया क्या करेगा उसके साथ। तो हमारा मीडिया ब्यूरोक्रेट्स दोनों ही सर, ये ट्रम्प को भी आइडिया नहीं है। अगर वो वीडियोस वहां पे चल रही हैं अमेरिकन मीडिया में, जो इंडियन मीडिया की जो क्लिप्स काटते हैं, तो वो सारी की सारी जो ट्रम्प को गालियां पड़ रही हैं, सो वो सारी की सारी वहां पे चल रही है, लोग उसके मीम्स बना रहे हैं वेस्ट में। बट हम ऐसे ही है सर, हमारा मीडिया ऐसे ही है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बड़ी, बाय।